तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, है ना। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डिफिनीशन समझने के पहले ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोग समझ लीजिए, है ना, क्योंकि डिफिनीशन में इसका यूज करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिफिनीशन में ये वर्ड्स हम यूज करेंगे और ये बेसिक चीज है, आपको रखना चाहिए जानकारी, है ना। इसलिए सबसे पहले मैं फिजिकल और केमिकल चेंज बता रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने फिजिकल में कि द चेंज विच इज टेम्पररी, टेम्पररी मीन्स काम चलाऊ, मीन्स कुछ समय के लिए, है ना। क्या लिखा है, वह चेंज जो टेम्पररी होता है, काम चलाऊ होता है, कुछ समय के लिए होता है, सदा के लिए नहीं होता है। एंड री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, है ना, और फिर से कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, पहले जैसा वापस आ जाता है, जिसको बोलते हैं रिवर्जेबल चेंज, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, है ना। क्या लिखा है, वह चेंज जो टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी मीन्स काम चलाओ, कुछ समय के लिए, है ना, जो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पोररी होता है, और फिर से री अगेन मीन्स फिर से वापस आ जाता है ओरिजिनल सिचुएशन, पहले जैसा वापस आ जाता है, तो ये कौन चेंज कहलाती है, फिजिकल चेंज कहलाती है, ठीक है। और क्या लिखा है, री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, यानी रिवर्जेबल चेंज। तो रिवर्जेबल चेंज मतलब क्या हुआ, री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन को कहते हैं रिवर्जेबल चेंज, ठीक है। और यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल। जैसे देखिए एग्जांपल दिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस आपका मेल्टेड हो गया, तो क्या आप चाहिएगा कि मेल्टेड जो आइस है, जो आइस मेल्ट हो गया वाटर में कन्वर्ट हो गया, आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गई, और चाहिएगा कि उसी वाटर से हम फिर से आइस बना दें, पॉसिबल है या नहीं है, तो एकदम 100% पॉसिबल है। आप आइस को मेल्ट कर दिए, वाटर बना दिए, फिर से वाटर से आप आइस बना सकते हो, ठीक है। तो टेम्पोररी हुआ ना, फिर से पहले जैसा वापस आ गया, यानी कौन चेंज, फिजिकल चेंज। अब देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को आप बॉइल किए, गर्म हो गया, फिर से वो नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, फिर से वो ठंडा हो जाएगा, है ना, यानी पहले जैसा वापस आ गया, यानी कौन चेंज, फिजिकल चेंज। टू मेक एन आयरन बॉक्स, एक लोहा का बक्सा बनाए, फ्रॉम यूजलेस, यूजलेस मीन्स होता है बेकार, ठीक है, यूजलेस मीन्स बेकार होती है, ठीक है। टू मेक एन आयरन बॉक्स, लोहा का बक्सा बनाते हैं, किससे, बेकार आयरन से, ऐसे लोहा बिगल फिगल था, उसको से हम बक्सा बना दिए, ठीक है। तो लोहा का बक्सा अजर अमर हो गया, 2-4 करोड़ साल तक रहेगा ये बक्सावा, अरे उसका भी लाइफ होगा बक्सावा के 10 साल 20 साल 50 साल, है ना। तो लोहा के जो बक्सा बनाए यूजलेस आयरन से, है ना, ऐसे बिगल फेंकल लोहा था, उससे बक्सा बना दिए, फिर से वो बक्सा तो आज ना कल यूजलेस होना ही है ना, 10 साल 20 साल के बाद, है ना। तो ये पहले जैसा वापस आ गया ना, ठीक है, यूजलेस से बक्सा बनाया, फिर बक्सा बाद में यूजलेस हो गया, यानी पहले जैसा वापस आ गया, यानी कौन चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। टू मेक अ बकेट ऑफ ब्रास, ब्रास मीन्स होता है पीतल, पीतल के बाल्टी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टू मेक अ बकेट ऑफ ब्रास, पीतल का बाल्टी बनाते हैं, किससे, फ्रॉम ब्रास रड, पीतल के रड से, पीतल के छड़ से। जैसे मेरे यहाँ पीतल का छड़ था, उसको गला उला के बना दिए बाल्टी, फिर से वो बाल्टिया को गला के पीतल का छड़ बना सकते हैं कि नहीं, एकदम बना सकते हैं, यानी पहले जैसा वापस आ गया, है ना, कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, यानी कौन चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, है ना, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, पीतल का हमने क्या, टू मेक बनाना, बकेट ऑफ ब्रास, पीतल का बाल्टी बनाते हैं, किससे, पीतल के छड़ से, है ना, पीतल का छड़ से गला करके बाल्टी बना दिए, बकेट मीन्स होता है बाल्टी, अब फिर बाल्टी को गला करके एकदम पीतल का छड़ बना सकते हैं ना, एकदम बना सकते हैं, यानी पहले जैसा वापस आ गया, कौन चेंज, फिजिकल चेंज। उसी तरह मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल मैंने बोला बर्निंग नहीं, कैंडल मेल्ट हो गया, जैसे देखते हैं कैंडल जलाते हैं तो सबसे पहले वो मेल्ट होती है, अगर आप कैंडल जलाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट होगी, डायरेक्ट बर्न नहीं होती है, सबसे पहले मेल्ट होती है, और वो कटोरी के जैसा शेप बनाती है, इस तरीका से कटोरी के जैसा शेप बनाती है, ऐसे, है ना, यहाँ पर लिक्विड जमा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेल्ट हुआ, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला जलता है, ना कि डायरेक्ट कैंडल नहीं जलता है, डायरेक्ट जो कैंडल में जो वैक्स होती है, मोम होती है, वो नहीं जलती है, सबसे पहले ये कैंडल मेल्ट आपका जो है मेल्ट होती है, ये मेल्टिंग पार्ट जो लिक्विड है वो बर्न होती है,
ठीक है। तो मेल्टिंग हो गया। तो ये जो मेल्टिंग जैसे कभी कभी देखे होंगे कैंडल जलाते हैं उसके नीचे नहीं कुछ आपका जो है जमा हो जाता है, उसके नीचे जो है कुछ आपका जमा हो जाता है कैंडल जलाते हैं, तो ये मेल्ट हुआ। अब फिर से इसको आप जला सकते हैं, लेकिन जो जल गया उसको आप नहीं जला सकते हैं, ठीक है। जले हुए को नहीं जला सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल है। कैंडल जब भी जलता है तो कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन मतलब कटोरी के जैसा से, कैपिलरी एक्शन मीन्स कटोरी के जैसा से। तो कैंडल जलाए तो सबसे पहले ये लिक्विड में चेंज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिक्विड में चेंज होता है, और ये लिक्विड पार्ट बर्न होता है। कौन सा पार्ट? ये लिक्विड पार्ट बर्न होता है। तो मैं बर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल्टिंग की। जैसे आप देखे होंगे कैंडल जलता है तो नीचे जो है कुछ जो है बैक्स आके जमा हो जाता है, नीचे कुछ बैक्स आके जमा हो जाता है। तो ये जो बैक्स है ये मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर नीचे आ गया। अब फिर से इसको चाहिएगा यूज करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जो ये जल गया इसको आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेल्टिंग हुआ, कैंडल मेल्ट हुआ, फिर से मेल्टिंग कैंडल को आप यूज कर सकते हैं, यानी टेम्पररी हो गया, यानी कौन चेंज? फिजिकल। देखिए रिवर्जेबल, हाँ यहाँ पर लिख दिया मैं, री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन मतलब क्या? रिवर्जेबल चेंज, यानी रिवर्जेबल चेंज मतलब क्या हुआ? री अगेन कम्स इन द चेंज व्हिच कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, वह चेंज जो फिर से पहले जैसा वापस, यहाँ पर मैंने लिख दिया री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन को रिवर्जेबल, रिवर्जेबल मतलब री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन। अब देखिए जो री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन को हमने क्या बोला? रिवर्जेबल। किसमें? फिजिकल चेंज, यानी जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्जेबल होता है। फिजिकल चेंज में ही लिखा है रिवर्जेबल, यानी फिजिकल चेंज इज रिवर्जेबल चेंज, ठीक है। री अगेन कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन मतलब रिवर्जेबल चेंज, किसमें लिखा है? फिजिकल चेंज में, यानी जितना भी फिजिकल चेंज है सब कौन चेंज होती है? रिवर्जेबल चेंज होती है। और जस्ट उल्टा आप चले जाइए इरिवर्जेबल में, जस्ट उल्टा इरिवर्जेबल में। इरिवर्जेबल क्या हो जाएगा? डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन। रिवर्जेबल हुआ, पहले जैसा वापस आ गया। जैसे कैंडल को ये आपको आइस को मेल्ट किए तो वाटर बना, फिर से वाटर से आइस बन गया, तो पहले जैसा वापस आ गया, तो वो हो गया आपका रिवर्जेबल। जो पहले जैसा वापस नहीं आया, डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, वो हो गया इरिवर्जेबल। रिवर्जेबल का उल्टा इरिवर्जेबल, ठीक है। अब देखिए केमिकल चेंज, जस्ट उल्टा लिखाएंगे फिजिकल का, उसमें क्या लिखा है? टेम्पोररी, और उसमें चेंज भी चीज परमानेंट। परमानेंट मतलब सदा के लिए, हो गया जो हो गया, ठीक है। जस्ट अपोजिट है, फिजिकल चेंज का अपोजिट केमिकल चेंज। तो द चेंज भी चीज परमानेंट, वो टेम्पोररी था ये, और उसमें लिखा है कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, और इसमें डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन। पहले जैसा इसमें वापस आ सकता है, इसमें पहले जैसा वापस नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं इरिवर्जेबल चेंज, इसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। रिवर्जेबल में जो फिजिकल में जो लिखा है वो जस्ट उल्टा लिखा है। देखिए फिजिकल में लिखा है व्हिच इज टेम्पररी, और इसमें व्हिच इज परमानेंट। उसमें लिखा है कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, और इसमें डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, है ना। इसमें पहले जैसा वापस नहीं आ सकता। और डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन को बोलते हैं इरिवर्जेबल चेंज, इज कॉल्ड केमिकल चेंज, ओके। जस्ट उल्टा हुआ। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे देखिए बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जला दिए, पेपर कागज जला दिए, फिर से जला हुआ कागज को आप यूज करना चाहें, उस पर लिखना चाहें, पॉसिबल है? नहीं है। जल गया जो जल गया, जल गया जो जल गया, है ना। फिर से वो आप यूज नहीं कर सकते। कैंडल, अभी मैंने बता रहा था कि कैंडल आप जलाते हैं, है ना, तो फर्स्ट सबसे पहले मेल्ट होता है। सबसे पहले क्या होती है? मेल्ट होती है। आई मेल्टिंग पार्ट जो है वो बर्न करती है। कैंडल आप जलाते हो, सबसे पहले क्या होती है? मेल्ट होती है। ये वाला जो मेल्टिंग पार्ट है ये जलता है, ठीक है। जो मेल्टिंग पार्ट है ये जलता है। तो जल गया, फिर से उसको यूज नहीं कर सकते। जो जल गया जो जल गया, ठीक है। लेकिन वही आपका मेल्टिंग की बात करता, तो मेल्ट हो गया तो फिर से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है? फर्मेंट टू फर्मेंटेशन, सड़ना गलना ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फल और सब्जी का सड़ना गलना। फल और सब्जी सड़ गल गया, फल और सब्जी आपका सड़ गल गया। फिर से चाहिएगा कि सड़ा गला जो है सब्जी है उसको एकदम फ्रेश
बना दें, पॉसिबल है? नहीं है। जो सड़ गल गया वो सड़ गल गया। अगर ऐसा होता तो सस्ता जब सब्जी रहता तो खरीद लेते हैं 500 किलो, जब यह सस्ता रहता आपका ये परवल खरीद लेते हैं 100 किलो रख लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जो फल सब्जी सड़ गल गया वो सड़ गल गया। टू फर्मेंटेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, फलों और सब्जियों का सड़ना गलना। तो फल सब्जी जो सड़ गल गया उसको फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसको फेंक देते हैं। ठीक है। C+O2 देता है CO2। क्या लिखा है? C+O2 क्या? ये केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें भी एरो लग गया, ध्यान रहे, जिसमें भी एरो लग गया, ये देखिए इसमें भी एरो लग गया, तो आप समझिएगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया। और कैसे बना इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों को मिला है तो ये बना, याद नहीं कराएंगे आप लोग को, एकदम 100 आप देख के बता दीजिएगा कि यही चीज बनेगा, तो आगे के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो ये देखिए C+O2 क्या बनाया? CO2। एरो दिख गया यानी कौन रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। जहां भी एरो दिख गया वो कौन रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। देखिए कार्बन हम जो है, कार्बन क्या हुआ? जिसको जलाने पर राख दिया, समझिए कि कार्बन है। जैसे लकड़ी को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, है ना। ह्यूमन को भी, डेड बॉडी को देखते हैं जलाया जाता है, जलने के बाद राख बचता है। तो जिसको जलाने के बाद राख बचा समझिए कि कार्बन है। कोयला, कोयला की बात कर लीजिए, जलाने पर राख बचता है, इसका मतलब उसमें कार्बन है। सी मीन्स कार्बन, सी फॉर कार्बन, है ना। कैसे पहचानेंगे पर कार्बन है? जिसको जलाने के बाद राख बच गया, लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, है ना, डेड बॉडी को जलाया जाता है, जलने के बाद राख बचता है, इसका मतलब उसमें कार्बन है। अब जलाइएगा तो बिना नौता देले पहुंचेगा ऑक्सीजन। ध्यान रहे, किसी भी चीज को आप जलाइएगा तब बिना नौता के कौन पहुंचेगा? ऑक्सीजन, और बनाया ये कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज को जलावा, ठीक है, किसी भी चीज को, चलो यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ। जैसे जलाया तो कौन है? कार्बन है। जलाए तो बिना नौता देले कौन आवेगा? ध्यान रहे, किसी चीज को जलाइए तो ऑक्सीजन को नौता नहीं देने पड़ेगा, एकदम पहुंच जाएगा। तो जलाइए तो ऑक्सीजन, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है, ब्रीथिंग में यूज करते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। ये यूजफुल है और ये कार्बन भी यूजफुल है जी। कोयला, लकड़ी, कार्बन है ना, इसी से ना हम लोग खाना बनाते हैं। ये कोयला लकड़ी नहीं रहेगा, खाना कैसे बनेगा? ठीक है। तो कार्बन हमारे लिए यूजफुल है, और ये ऑक्सीजन तो जान ही रहे हैं आप लोग, ब्रीथिंग में यूज करते हैं, तो ये यूजफुल है ही। और दोनों मिलता है तो बनता है कार्बन डाई, तो ये यूजफुल इधर वाला, और ये हार्मफुल। ठीक है। अब चाहे ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से बना दे कार्बन और ऑक्सीजन, अगर ऐसा हो गया तब तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सारा का सारा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। और जब पॉल्यूशन खत्म हो गया तब तो आप सोच ही सकते हैं कितना अच्छा लाइफ हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रहे, कार्बन जिसको जलाने पर राख बचा, लकड़ी, कोयला, है ना, डेड बॉडी को भी जला पर राख बचता है, कार्बन है ना। लकड़ी, कोयला हमारे लिए यूजफुल है, ऑक्सीजन तो जानते ही यूजफुल है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है। तो यूजफुल और ये हार्मफुल, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन बनाने, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी परमानेंट हुआ, फिर से पहले जैसा वापस नहीं आ सकता। यानी कौन चेंज? केमिकल चेंज, है ना। जो पहले जैसा वापस नहीं आएगा, केमिकल चेंज। ये देखिए सोडियम और क्लोरीन मिला तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। ये है कॉमन साल्ट, जिसको आप नमक बोलते हैं, जो नमक खाने में यूज करते हैं। सोडियम जानते हैं? अरे सोडियम इतना डेंजरस है, सोडियम इतना डेंजरस है कि पानी में डालोगे तो पानी में आग लगा देगी। गाना सुने ना आप लोग, आग लगे पानी में। अरे आग लगा सकते हो आप पानी में, वो गाना सही है, आग लगाए पानी में, तो सही है गाना एकदम। पानी में आग लगा सकते हो, मिला दो सोडियम। सोडियम बर्फी के जैसा, बर्फी खाए ना आप लोग, तो ये बर्फी के जैसा होता है सोडियम, है ना। सोडियम को पानी में डालोगे आग लगा देगी। और क्लोरीन
क्लोरीन इतना डेंजरस है कि अभी हम यहाँ पे छोड़ दें तो हम आप लोगों का दम घुटने लगेगा। अरे दम घुटेगा, मर जाएंगे थोड़ी देर में, इतना डेंजरस है क्लोरीन। सोडियम इतना डेंजरस है कि पानी में डालोगे, पानी में आग लगा देगी, आग लगा दी पानी में, गाना सुने हैं, हाँ लगा दीजिए आग, सोडियम मिला के पानी में आग लगाना है, सोडियम मिलाइए। क्लोरीन इतना डेंजरस है कि अभी यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो हम लोगों का दम घुटने लगेगा, दम घुटेगा, मर जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन जब दोनों का मिलन होता है, देखिए तो कितना अच्छा चीज बनता है, नमक। दोनों डेंजरस है लेकिन ये बहुत यूजफुल है। बनता है कॉमन साल्ट, नमक, जो खाने में हम लोग यूज करते हैं, है ना। बताइए, आई नमक ना रहेगा तो कितनों आप जो है तेल मसाला दे दीजिए सब्जी में, चाहे किसी भी चीज़, चिकन वगैरह में, आपको कोई टेस्ट नहीं आने वाला है बिना इसके। ये दोनों हार्मफुल है लेकिन दोनों का मिलन होता है, कितना अच्छा चीज़ बनता है, कॉमन साल्ट, नमक, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, है ना। तो आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना इसके जो है तेल मसाला कितनों दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है बिना नमक से। तो ये दोनों हार्मफुल है, ये यूजफुल है। ये आप चाहिएगा कि नमकवा में से सोडियम क्लोरीन अलगे कर लें ना, पॉसिबल ना है। ये हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन गैस, ठीक है। चाहिएगा कि सोडियम क्लोराइड में से अलगे कर लें तो ये पॉसिबल ना है, ठीक है। केवल आयन में बदल सकते हैं आप, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, लेकिन फिर से हूबहू पहले जैसा वापस नहीं ला सकते हैं। आयन समझते हैं ना, माथा पे प्लस या माथा पे माइनस चार्ज, माथा पे प्लस या माथा पे माइनस चार्ज, इसको आयन बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा, माथा पे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, आयन बोलते हैं। प्लस चार्ज पॉजिटिव आयन, माइनस चार्ज नेगेटिव आयन। ये प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव आयन, ये माइनस चार्ज है तो नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये हो गया, फिर से पहले जैसा वापस नहीं है, केमिकल चेंज। देखिए ये आयरो है तो आयरो वाला हो गया केमिकल रिएक्शन, आयरो है ना, तो आयरो वाला क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो कह सकते हैं एक पॉइंट, ये आयरो वाला हो गया, जिसमें भी आयरो लग गया केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन, जिसमें भी केमिस्ट्री में आयरो लग गया, केमिकल रिएक्शन। तो देख लीजिए, ऑल केमिकल रिएक्शन, सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज, इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शुरू में मैंने नहीं लिखा था, ऑल केमिकल रिएक्शन, देखिए जिसमें भी आयरो लग गया, जिसमें भी आयरो लग गया वो केमिकल रिएक्शन हो गया, पहले जैसा वापस नहीं आएगा, यानी कौन चेंज, केमिकल चेंज। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन। ये देखिए, डज नॉट कम इन द ओरिजिनल सिचुएशन को क्या लिखा है, इरिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या हुआ, डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल, द चेंज व्हिच डज नॉट कम्स इन द ओरिजिनल सिचुएशन, जो पहले जैसा वापस नहीं आया वो इरिवर्सिबल है। और देखिए इरिवर्सिबल किसमें लिखा है, केमिकल में, यानी केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल किसमें लिखा गया है, केमिकल चेंज के डेफिनेशन में, यानी केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल चेंज। तो आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बगल में जो घंटी होती है उसको जरूर क्लिक कीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉयड फोन पे आ जाए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, जो दोस्त लोगों की जरूरत है ना। और देखिए आसान करते हैं कि वो दोस्त का जो है अच्छा ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाई हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी ही लगेगी, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो अब आगे देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डेफिनेशन, ठीक है। फिजिक्स क्या है जरा देख लेते हैं, पहले भी पढ़े होंगे डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस। अब ब्रांच का लिखा है क्योंकि सही साइंस का हिस्सा है, अभी आपने पढ़ा ना, साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच बी स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, जिसमें कौन प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज
एंड एनर्जी रिलेटेड पॉइंट्स। एंड एनर्जी रिलेटेड यानी एनर्जी होता है ना, जो सोकर उठते हैं तो एनर्जी थोड़ा सा लॉस होता है, हो जाता है, काम करते हैं तो थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाता है, तो एनर्जी रिलेटेड पॉइंट्स ये सब किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स, है ना। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कौन प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डाल देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी रिलेटेड पॉइंट्स। जैसे कि आप ड्यूरिंग गेटअप करते हो, सोकर उठते हो तो हरासमेंट महसूस होती है, काम करते हैं तो हरासमेंट महसूस होती है, तो कहते हैं एनर्जी हमको लॉस हो गया। तो एनर्जी रिलेटेड पॉइंट्स सब किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, फादर ऑफ फिजिक्स, ऐसे तो न्यूटन को माना जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसको माना जाता है? न्यूटन को, लेकिन न्यूटन से भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर काम कर दिए अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन से भी बढ़ चढ़ कर थोड़ा काम कर दिए। तो कोई साइंटिस्ट बोले कि न्यूटन साहब ने आपको जो काम किया तो अच्छा ही किया, उससे अच्छा भी काम थोड़ा कर दिया अल्बर्ट आइंस्टीन साहब से, तो क्यों ना फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाए। तो ये अभी तक डिबेट है, बहस है। कोई पहले के साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नहीं, फादर ऑफ फिजिक्स कहना चाहिए न्यूटन को, फादर ऑफ फिजिक्स कहना चाहिए किसको? न्यूटन को, ठीक है। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाए अल्बर्ट आइंस्टीन को, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी न्यूटन से बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन का ही एक थ्योरी है, E बराबर mc²। E मीन्स एनर्जी, M माने मास, C फॉर स्पीड। E हो गया एनर्जी, M हो गया मास, और C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और इसी थ्योरी पर आपको बनाया गया था परमाणु बम, एटम बम, यही थ्योरी है। और बाद में एटम बम बनाया, तो जानते हैं एटम बम तो यूजफुल है नहीं, ये जहाँ तक ही हार्मफुल ही है। तो बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्वीकार किया कि हमारे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक E बराबर mc², है ना। फादर ऑफ फिजिक्स किसे माना जाता है? तो न्यूटन को। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूटन साहब से भी कुछ बढ़ चढ़ कर काम किए अल्बर्ट आइंस्टीन, तो फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाए, ठीक है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी दिया वो दुनिया के लिए यूजफुल नहीं, हार्मफुल है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकार किया था कि E बराबर mc², द वेरी एंड वेरी मिस्टेक ऑफ द लाइफ, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है E बराबर mc²। इसी थ्योरी पर बनाया गया आपका एटम बम, ठीक है। तो अभी भी डिबेट है फादर ऑफ फिजिक्स में, ठीक है, क्लियर है। फादर ऑफ फिजिक्स में अभी भी डिबेट चल रहा है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए, फिजिक्स को मैंने बताया था दो पार्टों में बांटा गया है, मॉडर्न फिजिक्स और जनरल फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स, कुछ चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में डाल दिया, कुछ जनरल फिजिक्स में, ताकि पढ़ने में सुविधा, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब दोनों प्रॉपर्टी जिसमें स्टडी करते हैं, इज कॉल्ड केमिस्ट्री, है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री माना गया है इज कॉल्ड लेबोजियर। लेबोजियर साहब ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए केमिस्ट्री में, 9th क्लास में उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है। लेबोजियर साहब ने बहुत बड़े बड़े काम किए केमिस्ट्री के बारे में, इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा दिया गया लेबोजियर साहब को, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा किसे दिया गया? लेबोजियर साहब को, है ना।
फिजिक्स तो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी का, और केमिस्ट्री में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज का। और एनर्जी रिलेटेड पॉइंट्स जो काम करते हैं, एनर्जी लॉस होता है, ये सब किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। अब एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, आप फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, इन फिजिक्स और केमिस्ट्री बी अ स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का ही स्टडी करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है ना। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, रसायन शास्त्र। और ये क्या हो गया, अकार्बनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक क्या हुआ, कार्बनिक, जिसमें कार्बन का स्टडी करते हैं, है ना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच बी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लिख देते हैं अबाउट स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और इसमें एक्सेप्ट, इसमें क्या, एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलो समझ गए हो। ठीक है। तो इसमें हम लोग अबाउट कार्बन और इसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, यानी कार्बनिक रसायन शास्त्र, जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक कार्बन के अलावा एक आश्चर्य की मैं बात बताता हूं, अगर मैं मान लूं पूरे अभी तक देयर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड टिल नाउ, अब तक जो है 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है। और मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूं आप लोगों को, अगर मैं मान लूं कि पूरे वर्ल्ड में 1000 कंपाउंड्स हैं, अगर मैं मान लूं कि पूरे वर्ल्ड में कितने कंपाउंड्स हैं, 1000 कंपाउंड्स हैं, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80% लगभग 800, इसका 80% कंपाउंड आपको मिलेगा कार्बन का ही। अगर मैं मान लूं कि पूरे वर्ल्ड में 1000 कंपाउंड्स हैं, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 800। तो 800 कंपाउंड्स आपको मिलेंगे केवल और केवल कार्बन के। अब बाकी बच गया 200 कंपाउंड्स, तो 200 कंपाउंड्स में बाकी 117 एलिमेंट मैनेज है। अब आप सोचिए ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना बड़ा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा है, आपको 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स जो है एग्जाम में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है। अभी तो आप 10th क्लास तक, 9th क्लास में ये सब नहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, लेकिन 11th-12th में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। ठीक है। या भैया दीदी से आप लोग पूछिएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बताएंगे। ठीक है। आपको अगर मैं मान लूँ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 1 लाख कंपाउंड्स हैं, कितना है, 1 लाख कंपाउंड्स, तो लगभग 80,000 कंपाउंड्स जो है आपको मिलेंगे किसके, कार्बन के। और बाकी बच गया 20,000 कंपाउंड्स में जो 117 एलिमेंट बच गया, वो सब टोटल 118 एलिमेंट है। 118 एलिमेंट में 1 एलिमेंट कार्बन है, 80% आपको कार्बन के ही कंपाउंड्स मिलेंगे। अब बाकी जो बच गया जो है 20%, उसमें 117 एलिमेंट मैनेज है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा। तो पॉज करके इसको नोट कर लिया कीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा क्या
कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक में कार्बन और उसके कंपाउंड्स के अलावा, है ना। और ये भी पढ़ा कि 80% आपको कंपाउंड्स कार्बन के मिलेंगे। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 10,000 कंपाउंड्स हैं तो 8,000 कंपाउंड्स आपको मिलेंगे कार्बन के। अब बाकी बच गया 2,000 कंपाउंड्स, इसमें 117 एलिमेंट्स मैनेज है। 118 एलिमेंट में एक एलिमेंट कार्बन है, इसमें आपको 8,000 है, अब बाकी बच गया जो 117 एलिमेंट में इतना। तो जाहिर से यानी 80% केवल कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे, और 20% में जो बच गया सब, यानी सबसे बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 11th 12th में आप लोगों को नाम सुनने को बहुत मिलेगा। ठीक है, तो ये तो देख लिया। अब जरा सा हम थोड़ा सा आप लोगों को यूनिट हमेशा यूज करते हैं। यूनिट हमेशा अक्सर यूज करेंगे हम। यूनिट, इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है। तो यूनिट मैंने हो क्या, यूनिट में आप समझिए ठेठ भाषा में बटखारा, कहने का मतलब मापने का तरीका। यूनिट का मतलब बटखारा, अक्सर यूज करते हैं ना। कहते हैं कि मास का यूनिट क्या है तो केजी बताते हैं। आपका जो है फोर्स का यूनिट क्या है तो बताते हैं न्यूटन। तो यूनिट मैंने होता क्या है, बटखारा, ठेठ भाषा में, यानी मापने का तरीका। जैसे कि जाते हैं आप शुगर लाने, तो क्या कहते हैं कि प्लीज गिव मी 5 kg शुगर। तो यही केजी जो हो गया, यानी शुगर को क्या चीज में मेजर किया गया, शुगर इज मेजर्ड इन केजी, है ना। तो हेयर केजी यानी किलोग्राम इज यूनिट, यानी शुगर को मापा गया केजी में, यानी केजी क्या हो गया, यूनिट। फोर्स इज मेजर्ड इन एन मीन्स न्यूटन, यानी फोर्स को क्या चीज में मापा गया, न्यूटन में। तो हेयर न्यूटन इज यूनिट। क्लियर है, यूनिट माने बटखारा, मापने का तरीका, है ना। जैसे आप गए तो कहते हैं 1 लीटर दूध दीजिए, है ना। मिल्क इज मेजर्ड इन एल मीन्स एल फॉर लीटर। तो हेयर लीटर इज यूनिट। मिल्क को क्या चीज में मापा गया, लीटर में, तो है ना। मिल्क को यूनिट में मतलब अच्छा है मापने का तरीका। तो मिल्क को मापा गया किसमें, लीटर में, तो लीटर यूनिट हो गया। फोर्स को मेजर किया गया न्यूटन में, तो न्यूटन यूनिट हो गया। शुगर को मेजर किया केजी में, तो केजी क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है, यूनिट समझ गए। अब यूनिट में भी बहुत सारा होता है। एसआई यूनिट होता है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। आई मीन्स इंटरनेशनल, एस मीन्स सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, है ना। एक वो बताएंगे आपको सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो इसका देखिए सिंबल में ही इसका लिखा हुआ है आपका एक्सप्लेन। सी फॉर सेंटीमीटर, सी फॉर यानी सीएम, जी फॉर ग्राम जिसका सिंबल देते हैं जी, एस फॉर सेकेंड। तो अगर एस आई यूनिट सी फोर, सीजीएस यूनिट में सी फोर हो गया यहाँ सेंटीमीटर, जी फोर ग्राम, एस फोर सेकेंड, अक्सर यूज होगा। एस आई और सीजीएस अक्सर यूज होता रहेगा। जैसे देखिए आपको मैं बताता हूं, जैसे कि मैं एस आई यूनिट बात कर रहा हूं मास का। मास का एस आई यूनिट होता है इज केजी, किलोग्राम। देन सीजीएस यूनिट ऑफ मास इज, देखिए एसआई में किलोग्राम, तो सीजीएस में देखिए, ये देखिए यहां पर, यहीं पर लिखा हुआ है इसका यूनिट। एसआई में किलोग्राम, तो सीजीएस में क्या दिख रहा है आपको, ग्राम दिख रहा है। यहां पर सीजीएस में क्या दिख रहा है, ग्राम। ठीक है, मैं बात करूं एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज एम, एम मीन्स मीटर। देन सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ इज, देखिएगा एसआई में मीटर, देखिए तो मीटर कहीं में दिख रहा है, हाँ यहाँ है एसआई में मीटर, तो सीजीएस में सी के जगह क्या लिख दें, सेंटीमीटर।
याद करने की जरूरत नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ चलो बात कर लेता हूं मैं वेलोसिटी इज मीटर पर। हाँ पहले एक चीज और टाइम को भी देख लेता हूं मैं। एसआई यूनिट ऑफ टाइम का सेकंड होता है, एसीसी मीन्स सेकंड। एसीसी मीन्स क्या होता है, देन सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम इज, देखिए एसआई में सेकंड होता है और सीजीएस में भी सेकंड ही है। सीजीएस में भी याद करने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एसआई में किलोग्राम तो सीजीएस में ग्राम, एसआई में मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर, एसआई में सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखा गया, वहां पर मैंने थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। ठीक है, मैं बात करूं एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, देन सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, एसआई में मीटर, यहां देखिए एसआई में मीटर तो सीजीएस का जगह क्या है सेंटीमीटर, यहां पर भी लिखा हुआ है। एसआई में सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड। एक और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, या और मीन्स या न्यूटन। देन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज, देखिए एसआई में केजी है किलोग्राम, तो सीजीएस में देखिए बार बार मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, बार बार यहीं पे आ रहा हूं, क्योंकि इसका सिंबल में ही आपका जो है यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, एसआई में किलोग्राम तो सीजीएस में क्या मैच कर रहा है ग्राम से। एसआई में मीटर तो देखिए सीजीएस में क्या मैच कर रहा है सेंटीमीटर। एसआई में भी सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड। या इसी का एक और नाम है डाइन, इसी का एक और नाम है, पिछला वीडियो में मैंने डाइन के बारे में बताया था, वो चुड़ैल की चिन्ह वाला डाइन नहीं समझिएगा। ठीक है, तो ये यूनिट भी समझ गए आप लोग। अब देखिए बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी तो देखिए आपने पढ़ा क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसका स्टडी किया, नॉन लिविंग थिंग्स। अब बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स में क्या किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, अब फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया है इज एरिस्टोटल। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी हमने किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजी में हम लोग स्टडी किए हैं लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स में क्या हुआ, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, बायोलॉजी को बताए थे भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, आपका जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी में अबाउट ह्यूमन एंड एनिमल्स, और इसमें अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज। यानी हम अपने बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ना है तो जूलॉजी का बुक खरीदेंगे कि बोटनी का, जूलॉजी का। ह्यूमन बॉडी से या डॉग्स वगैरह का स्टडी करना है तो किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, आपको जूलॉजी का बुक खरीदना पड़ेगा। स्टडी करना है रोज फ्लावर का, मैंगो ट्री का, तो किसका बुक खरीदेंगे, बोटनी का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
तो ये आप लोग का था आपका बेस, ये आपका साइंस का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, ठीक है। ये साइंस का इंट्रोडक्शन था पार्ट 2। अगले क्लास में 9th के लिए अलग, 10th के लिए अलग अलग साइंस, है ना, पढ़ेंगे। ये तो 9th 10th के लिए कॉमन है, और अगले वीडियो में 9th के लिए अलग चैप्टर वाइज लेंगे। 9th में थोड़ा सा मेजरमेंट का भी जो है, कुछ कुछ बुक में मेजरमेंट दिया है, तो मेजरमेंट पढ़ेंगे। और 10th क्लास में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। 9th क्लास में मेजरमेंट और 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करेंगे अगले वीडियो में।